हेलो दोस्तों। मैं हूं अमित ओझा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम हाई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से परसेंटेज के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, और आज मैं परसेंटेज की सीरीज़ में आपके लिए आखिरी वीडियो लेकर आया हूं। इसके बाद मैं अरिथमेटिक के दूसरे चैप्टर को लेकर आऊँगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको परसेंटेज का जो वीडियोज़ हैं जितने, वो आपको पसंद आए होंगे, और आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे ताकि मैं पूरे के पूरे अरिथमेटिक के वीडियोज़ आपको आपकी तैयारी में मदद के लिए उपस्थित कर पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए, लेकिन अभी तक आपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन को नहीं बढ़ाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ्स और जीएस के वीडियोस बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। उसके बावजूद मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो आपको आगे धीरे धीरे दिखेगा भी। आपको आने वाले समय में जो मैं जीएस के और करंट अफेयर्स के, मैथ्स के जो कंटेंट दूंगा, वो आपको दिखेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में कितना आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे, उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। भरोसा रखिए, मैं आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाला हूँ और आपकी सफलता तक मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं फिर अगले सवाल पर, परसेंटेज के। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। प्रथम वर्ष जनसंख्या 20% तथा दूसरे वर्ष 40% बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाए और वहाँ पे परसेंटेज वर्ड यूज़ हो, जैसे 40%, 20%, और अगर ये पूछा जाए कि एक गांव की, शहर की, किसी भी चीज़ की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, या फिर कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 40% बढ़ गई, और 2 साल बाद जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवालों में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, इनिशियल इनिशियल बराबर फाइनल इंटू 100 प्लस माइनस R1/100 इंटू 100 प्लस माइनस R2/100। जैसे अगर 2 साल की बात की गई तो R1 R2, अगर 3 साल की बात की जाएगी तो R1 R2 R3। साल बढ़ाते जाएगा, आप R1 R2 R3 बढ़ाते जाइए। इनिशियल का मतलब ये है कि शुरुआत में जब सवाल में जो पूछा जा रहा है, जो दिया गया है स्टार्टिंग जनसंख्या, वो इनिशियल वैल्यू है, और जब जो पूछा जाएगा वो फाइनल वैल्यू है। 2 साल बाद बढ़ने घटने के बाद जो जनसंख्या होगी वो फाइनल वैल्यू होगी। तो इसमें कहता है कि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, तो पहले तो 8,000 जनसंख्या, अगर हम फार्मूला नहीं यूज़ करें तब भी सॉल्व कर सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। कह रहा है एक वर्ष बाद जनसंख्या 20% बढ़ गई, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 20% का रेशियो निकाल लेंगे। 20% बराबर कितना, 1/5। तो 8,000 का 1/5 निकाल दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, अगले वर्ष का मिल जाए। या फिर एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना, अभी 8,000 है, 20% बढ़ गया, तो अगर 8,000 को 100% मान लेंगे हम लोग, तो 20% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक वर्ष बाद जनसंख्या 120%। 120% का मतलब 120/100, तो 8,000 गुना 120/100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9600। मतलब एक साल के बाद 20% जनसंख्या बढ़ने के बाद उस गांव की जनसंख्या 9600 हो जाएगी।
फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष जनसंख्या 40% बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? जितनी जनसंख्या 1 साल के बाद बढ़ के हुई है उसका 40% बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो 9600 गुना 140 बटा 100 सॉल्व कर देंगे 13440। तो अगर हम फॉर्मूला नहीं यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे देन फाइनल बराबर इनिशियल 100 प्लस माइनस R1/100, 100 प्लस माइनस R2/100, जो मैंने अभी पीछे बताया। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? इनिशियल का मतलब 8000, वर्तमान जनसंख्या 8000, तो इनिशियल वैल्यू 8000 गुना 100 प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आपको प्लस यूज़ करना है, जनसंख्या घटती है तो माइनस यूज़ करना है। तो चूंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए 100 प्लस कितनी बढ़ी जनसंख्या? 20%, तो 100 प्लस 20/100। दूसरे वर्ष जनसंख्या 40% बढ़ी है तो 100 प्लस 40/100। तो यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, जितना पॉसिबल है आप काट दीजिए। तो 8 गुना 120 गुना 140 बटा 10 सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 13440 जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 20%, 30%, 40% घट जाती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या 67,200 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो मैंने कहा था कि अगर 3 साल बाद, 2 साल बाद में जो जनसंख्या पूछी जाएगी वो फाइनल वैल्यू होगा। सॉरी, बाद में जो जनसंख्या पूछा जाएगा बाद वाला वो फाइनल वैल्यू हो गया, और जो दिया रहेगा वो इनिशियल वैल्यू। तो अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी है। तो प्रारंभ का मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। तो अब देखिए कह रहा है 3 साल बाद जनसंख्या 67,200 है, तो लिख दिया 67,200 बराबर इनिशियल गुना 100 प्लस माइनस, चूंकि यहाँ जनसंख्या घट रही है इसलिए हम लोगों ने माइनस यूज़ किया है। तो पहले वर्ष जनसंख्या 20% घटी है तो 100 माइनस 20/100। दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% घटी है तो 100 माइनस 30/100। तीसरे वर्ष 40% घटी है तो 100 माइनस 40/100। तो इनिशियल बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 67,200 गुना 100 गुना 100 गुना 100 और बटे में 80 गुना 70 और गुना 60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। तो इनिशियली शहर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या जो भी सवाल में दिया रहेगा वो कितना है? 2 लाख है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है जनसंख्या, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया कि 3 साल बाद पूछने का मतलब क्या पूछा जा रहा है? फाइनल वैल्यू। और अगर प्रारंभ में पूछा जाएगा तो इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं। फाइनल बराबर इनिशियल 100 प्लस R/100, 100 माइनस R/100, 100 प्लस R/100, क्योंकि एक वर्ष बढ़ रहा है, एक वर्ष घट रहा है और एक वर्ष फिर बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ी है, वर्तमान जनसंख्या है 10,000, तो 10,000 गुना 100 प्लस 10/100। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% घट गई है तो 100 माइनस 20/100, और तीसरे वर्ष फिर 30% बढ़ गई है तो 100 प्लस 30/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 11,440, मतलब 3 साल बाद जनसंख्या 11,440 होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50% लोग टीवी पसंद करते हैं, 45% लोग रेडियो पसंद करते हैं और 40% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग टीवी या रेडियो या दोनों पसंद करते हैं? तो दोस्तों बेसिकली आपने देखा होगा कि एकेडमिक करियर में आपने सेट थ्योरी में ये सवाल बनाए होंगे। तो ऐसे सेट थ्योरी में ये सवाल हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ज़्यादा इजी वे में बनता है, लेकिन अगर फार्मूला से बनाएंगे तो एक फार्मूला है इसका कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल में और या हिंदी का या ये शब्द यूज़ किया गया है, इसका मतलब आपको निकालना है ए यूनियन बी। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सवाल में दिया गया है कि और या ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी निकालना है।
अगर ये कहा गया कि ए और बी, हिंदी का और इंग्लिश का एंड, अगर ये शब्द यूज़ किया गया है और पूछा गया है तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और अगर अकेले अकेले पूछा जाएगा कि टीवी कितने पसंद करते हैं तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ए यूनियन बी के लिए और या शब्द यूज़ किया गया है तो ए यूनियन बी निकालना है, और एंड और शब्द यूज़ किया गया है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब सवाल कहता है कि 50% लोग टीवी पसंद करते हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे ए टीवी हो गया और बी रेडियो हो गया। ए हो गया टीवी और बी हो गया रेडियो। तो कह रहा है 50%, फॉर्मूला है ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कह रहा है टीवी पसंद करने वाले 50% है तो लिख दिया नंबर ऑफ ए 50%, रेडियो पसंद करने वाले 45% हैं तो नंबर ऑफ बी बराबर 45%, और कह रहा है दोनों पसंद करने वाले 40% हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 40%। तो सॉल्व कर देंगे तो 50, 45 माइनस 40 5 हो गया, 50 और 5 55%, मतलब टीवी या रेडियो या दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं 55%। इसी को दोस्तों हम अगर वेन डायग्राम से बनाते हैं तो देखिए, एक गोला हम बना लेंगे टीवी के लिए और एक गोला रेडियो के लिए। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन दोनों में है, रेडियो में भी है और टीवी में भी है। इसका मतलब ये दोनों पसंद करने वाले लोग हैं। तो कह रहा है टीवी और रेडियो दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं 40%, तो 40 लिख देंगे इसके बीच में। अब कह रहा है टीवी पसंद करने वाले लोग 50% है। तो देखिए ये पूरा गोला है किसके लिए, टीवी के लिए, तो इसमें तो ऑलरेडी हम 40 ले चुके हैं जो कि रेडियो के साथ है मिक्स। तो अब बचेगा कितना 10, तो जो रेडियो से अलग वाला पार्ट है उसमें 10% लिख देंगे। फिर कह रहा है 45% लोग रेडियो पसंद करते हैं, तो ये है रेडियो का गोला। तो 40 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बचेगा कितना 5, तो 5% जो टीवी वाले पोर्शन से अलग है उसमें लिख देंगे। हो गया पूरा पूरा कंप्लीट। जो सवाल में दिया गया है वो हमने लिख दिया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि टीवी या रेडियो या दोनों, तो खाली टीवी 10%, खाली रेडियो 5%, दोनों 40%, तो सब मिला के कितना 40 10 50 और 5 55% या 55% लोग टीवी या रेडियो या दोनों पसंद करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, मैथ्स में, 25% अंग्रेजी में और 40% हिंदी में फेल होते हैं, तथा 15% गणित और अंग्रेजी में, 20% गणित और हिंदी में तथा 25% गणित और यहाँ पे लिख लीजिएगा 20% अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी में 25% गणित और हिंदी में फेल होते हैं। 10% विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में फेल होते हैं, तो पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता निकालें। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर हम इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो थोड़ा लंबा जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लेंदी हो जाएगा फॉर्मूला, तो इसको हम लोग को इस्तेमाल करना ही नहीं है। मैंने कहा कि इसको आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, हम लोग को सीधा सीधा कहाँ जाना है, वेन डायग्राम में। जहाँ कहीं भी वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए परसेंटेज में तो हम सीधे वेन डायग्राम में जाएंगे। कैसे, आइए, 3 गोला बनाया, एक मैथ्स के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक हिंदी के लिए, तीनों पर लिख दिया हमने मैथ्स इंग्लिश हिंदी। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, तो सवाल को धीरे धीरे पढ़िए, आराम से सॉल्व हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन पार्ट से लेके चलते हैं, कॉमन एरिया से। तो कहाँ से कॉमन एरिया है, नीचे से पढ़ेंगे ऊपर की ओर। 10% विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में फेल होते हैं, तो चलिए तीनों में फेल होते हैं तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है यहाँ लिख देंगे 10। फिर कहता है
कि 25% गणित और हिंदी में फेल होते हैं। तो चलिए, गणित और हिंदी इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये मैथ्स का गोला ये है, हिंदी का गोला ये है, दोनों का कॉमन पार्ट है ये। तो कह रहा है कितना? 25% मैथ्स और हिंदी में फेल होते हैं। 10 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बचेगा कितना? 15। तो इस यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, यहाँ 15 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर कहता है कि 20% इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं। तो फिर इंग्लिश और हिंदी का ये है, इनका कॉमन पार्ट कौन सा है? ये कह रहा 20%, 10 ले चुके हैं ऑलरेडी, बचेगा कितना? 10, लिख दिया 10। फिर कहता है कि 15% गणित और इंग्लिश में फेल होते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन क्या है? इतना। कितना है? 15%। तो क्या करेंगे? 10 ले चुके हैं, 5 लिखना है, 5 लिख दिया। अब कह रहा है सिंगल कि 40% हिंदी में फेल होते हैं। तो देखिए, हिंदी का है पोर्शन कौन सा? ये टोटल हिंदी में 40% फेल होते हैं। तो 10, 10, 20, 15, 35 ले चुके हैं, बचेगा कितना? 5। तो 5 लिख देंगे बाकी पोर्शन में। फिर कहता है 25% इंग्लिश में, 30% गणित में। तो इंग्लिश में कितना हो गया? ये है इंग्लिश का, देख लीजिए आप, 10, 10, 20 और 5, 25। 25 कह रहा है, 25 हो चुका। 30% मैथ्स में, गणित में। तो ये है इंग्लिश का, सॉरी मैथ्स का, गणित का। तो 15, 10, 25, 5, 30। 30 कह रहा है, 30 हमारा हो गया। तो हो गया पूरा, जितना इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लिया। तो ये हमारा निकलेगा क्या? सारे फेल स्टूडेंट हैं। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने होंगे? 5, 10, 15, 10, 25, 15, 40, 5, 45, 45% स्टूडेंट फेल हो गए टोटल मिला के। तो कह रहा है कुल पास होने वाले। तो जब 45% फेल हो जाएंगे तो पास होने वाले कितने होंगे? 100 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 55%। 100 में से 45 जाएगा तो 55 लोग पास होंगे। तो 55% लोग कुल इसमें पास हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नए टाइप का सवाल है। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 15% कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलो चाय अधिक खरीदता है। तो चाय का नया मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं जहाँ ज़रूरी हो एक आध फार्मूला अगर याद करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे बेवकूफ़ी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत बड़ा होता है, जितनी चीज़ें आप डालेंगे डलेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ऐसे सवालों को बनाइए, फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, खुद याद रहेगा। तो जहाँ कहीं भी सवालों में, प्रतिशत के सवालों में ऐसे सवाल जहाँ मिले कि 320 रुपये में 4 किलो अधिक चाय खरीदता है, या 100 रुपये में 5 किलो चाय कम खरीदता है, ऐसे सवालों में हमेशा आप क्या करेंगे? एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे न्यू रेट बराबर क्या होता है? कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा न्यू रेट बराबर रुपीज इनटू परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी, बटा केजी इंटू 100। सिंपल है। अगर नया मूल्य चाहिए तो रुपीज मतलब ये 320 रुपया है, 550 रुपया है, 2000 रुपया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो रुपया दिख गया वहां पे वो यूनिट लिख देना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 320 रुपीज हो गया। प्रतिशत कमी, 15% की कमी हो रही है। और किलो, किलो का मतलब 4 किलो चाय अधिक खरीदेगा, 200 ग्राम अधिक खरीदेगा, तो ग्राम होगा तो ग्राम ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि न्यू रेट बराबर 320 गुना प्रतिशत कमी कितना? 15 बटा केजी 4 और गुना 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से कटेगा ये 80 बार में, 4 अठे 32, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80 और 5 तिहाई 15। तो कितना होगा? 4 गुना 3 12 रुपया पर केजी। क्लियर हो गया दोस्तों? मतलब ये कि जहाँ ऐसे सवाल मिले आपको तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। याद करके आप इसको बार बार रिवाइज करिए, याद होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन इससे आपका समय बच जाएगा। एक आध फार्मूले हम याद कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह का एक सवाल देखते हैं। संतरे के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 किलो संतरा अधिक खरीदता है। तो संतरे का नया मूल्य अभी पढ़ा हम लोगों ने कि न्यू रेट बराबर क्या करना है? पहले
पहले लिखना है रुपीज़, तो कितना है 100 रुपया, गुना प्रतिशत कमी कितना है 20, लिख दिया 20। फिर कह रहा है केजी, केजी कितना है 5 किलो खरीदता है संतरा, तो 5, और गुना कितना है 100, चूँकि नया मूल्य और पुराना मूल्य भी बताना है, तो हम लोग उस पर बाद में आएंगे, पहले नया मूल्य देखते हैं। तो ये कट गया ना 4, तो 4 रुपया प्रति केजी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसमें एक सवाल और दिया है पुराना मूल्य, तो जब पुराना मूल्य पूछा जाएगा तब क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। पुराना मूल्य में थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होना है, वही चीज़ रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे। जैसे ओल्ड रेट, ओल्ड रेट बराबर चीज़ें वहीं रहेंगी, ओल्ड रेट बराबर पहले क्या था रुपीज़, तो रुपीज़ कितना है 100, लिख दिया 100। ठीक है, पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओल्ड रेट बराबर होता है रुपीज़ इंटू प्रतिशत कमी बटा केजी गुना, बस यहाँ पे आपको एक चेंज करना 100 माइनस परसेंटेज कमी, ये चीज़ थोड़ा सा बदलना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस पे हम लोग आते हैं फिर से कि ओल्ड रेट क्या होगा, तो ओल्ड रेट बराबर रुपीज़ 100 गुना प्रतिशत कमी 20 बटे केजी 5 और गुना 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा 80, तो 20 चौके 80, 4 से ये हो गया 25, तो 5 से कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा ओल्ड रेट कितना 5 रुपया पर केजी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलो कितना है? कम किया गया मूल्य प्रति किलो का मतलब क्या है कि नया मूल्य निकालिए, तो चीनी का नया मूल्य निकालना है, तो हम फिर लिखेंगे न्यू रेट बराबर रुपीज़ इंटू प्रतिशत कमी बाई केजी और इंटू 100, तो न्यू रेट है कितना रुपीज़ कितना है 837 गुना 10 बटा 6.2 और इंटू 100। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने इनकम का 15% भोजन पर, 10% रेंट पर, 15% एजुकेशन पर, 5% दवाई पर तथा 15% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है और 16,400 रुपये बचाता है, तो उसकी आमदनी क्या है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि एक आदमी जो कमाता है उसका 15% भोजन पर, 10% रेंट पर, 15% शिक्षा पर, 5% दवाई पर और 15% अन्य चीज़ पर खर्च कर देता है और 16,400 रुपये बचा देता है, तो उसकी आमदनी क्या है? मतलब ये कि जो भी कमाया उसका सीधा सीधा खर्च बता रहा है, तो हम टोटल खर्च जोड़ लेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, तो 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15 सबको जोड़ेंगे 60%, मतलब जितना कमाया उसका 60% खर्च कर दिया उसने। तो जब 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 100% कमाई है, 60% खर्चा हो गया, तो बचा कितना 40%, 40% बचा है। अब सवाल में कह रहा है कि जो 40% है वो 16,400 रुपये के बराबर है, क्योंकि वो 16,400 रुपया बचाता है, तो 40% 16,400 के बराबर हो जाएगा, तो 1% 16,400 बटा 40 और 100% किसके बराबर 16,400 बटा 40 और गुना 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1010 काट दीजिए, 4 से 41 बार में कटेगा, 410 गुना 100 41,000 रुपया, ये 100% हो गया। आपसे पूछा गया टोटल उसका कि उसकी आमदनी क्या है, आमदनी का मतलब टोटल इनकम, तो उसका 100% इनकम है, टोटल 100% कितना है 41,000 के बराबर है, तो उसका इनकम है कितना आमदनी 41,000 रुपया। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर,
शेष का 50% किराए पर, शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है, और यदि वह 63,000 रुपये सेविंग करता है तो उसकी आय क्या है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर खर्च इनकम से संबंधित इस तरह के सवाल जब दिए जाएं और वहाँ दिया जाए कि 20% भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का 50% किराए पर, शेष का 30%, तो जहाँ शेष वर्ड यूज़ हो जाए, रिमाइंडर वर्ड यूज़ हो जाए, इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, पॉपुलेशन के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था फाइनल इनिशियल वाला, वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो जाएगा कि इनिशियली वो 100 रुपये कमाता है, 20% खर्च कर दिया, 20 रुपये खर्च कर दिया, बचा 80 रुपया, तो कह रहा शेष का 50% किराए पर, तो 80 का 50% किराए पर खर्च कर गया, तो 80 का 50% 40, तो वो भी 40 रुपये खर्च कर दिया, बचा कितना 40, फिर कह रहा फिर शेष का 30%, तो फिर शेष का 30% कितना, 40 का 30% निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ खर्च में शेष से संबंधित शब्द यूज हो जाए कि शेष है, तो वहाँ आप फाइनल इनिशियल का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और कह रहा है 63,000 बचाता है, तो फाइनली जो आपके पास आया, जो फाइनल वैल्यू आया वो सेविंग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमसे पूछा जा रहा है इनकम, इनकम मतलब इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि फाइनल बराबर इनिशियल गुना 100 प्लस माइनस R1/100। तो यहाँ चूंकि खर्च हो रहा है तो माइनस लिखे 100 माइनस 20/100 इंटू 100 माइनस 50/100 और इंटू 100 माइनस 30/100। तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितना है 63,000। तो हम क्या करेंगे, अगर इनिशियल वैल्यू चाहिए आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 63,000 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 50 50 और 100 माइनस 30 70। तो अब देखिए 1 0 2 0 3 0, ये हम लोग काट देंगे 3 0, 7 9 63 9 हो जाएगा, और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 से 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 4 से ये 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, और फिर 2 से ये कटेगा कितना बार में 50 बार में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 गुना 5 गुना 5 25 और 9 225, तो 225, 0 हो गया एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 0, इतना उसका टोटल इनकम है। क्लियर है दोस्तों। तो मित्रों आज हमारा ये परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो गया है, और हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे, और संभवतः मैं बता दूं कि ये चैप्टर टाइम वर्क होगा, और आप देखेंगे कि टाइम वर्क के सवाल, लंबे लंबे सवाल इतने आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने लंबे सवाल को ऐसे आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप टाइम वर्क के भी वीडियोज़ अगर पूरे एक साथ वैसे ही देख लेंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, और आपको फिर कभी अगर आपने उसको ठीक ढंग से प्रैक्टिस किया है तो कभी आप भूलेंगे नहीं, और फिर आप चाहे जैसे भी सवाल आ जाएं उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहा हूं, और फिर तुरंत ही जल्द मैं प्रतियोगिता दर्पण का मई 2021 का बाकी का पार्ट लेकर आऊँगा, और उसके अलावा भी अगर प्रतियोगिता दर्पण के अलावा जो मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैं मल्टीपल चॉइस में आपके पास लेके आने वाला हूं जल्दी ही। तो तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, और फिर से एक बार आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि जो लोग पेड वीडियोस में, पेड क्लासेस में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं वो इसका लाभ उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो आप मुझे भी थोड़ा स्ट्रेंथ प्रदान करिए, आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका अपना चैनल है और आप इस पर हमेशा फ्री पढ़ते रहेंगे, इसके लिए आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। और फिर से कहता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगा।